पूरे अग्रवाल परिवार पर अंधकार छा गया। हालांकि अग्रवाल परिवार को आने वाले खतरे का आभास नहीं हुआ। वे तो बस दिन के समय की तरह ही अपनी सामान्य गश्त कर रहे थे। अंदर और बाहर सुरक्षा के लिए अंगरक्षक तैनात थे। शांत अग्रवाल परिवार अचानक एक चीख से बिखर गया। तभी उन्होंने देखा कि अंधेरे में अग्रवाल परिवार के परिसर की बाहरी दीवार से खून से लथपथ एक व्यक्ति को जिंदा फेंका जा रहा है। वह आदमी खून से लथपथ था और मृत व्यक्ति की तरह जमीन पर मुंह के बल पड़ा था। जब रक्तरंजित शव को फेंका गया तो गश्त पर तंक्षकों तैनात तत्काल शोरगुल की सूचना मिली। मस्तो, यह क्या है? जाओ और देखो। जब अग्रवाल परिवार के अंगरक्षक दौड़कर वहां पहुंचे तो उन्होंने खून से लथपथ आदमी को देखा। इसे देखकर वे आश्चर्य से दंग रह गए। कौन है वो? अंगरक्षकों ने खून से लथपथ जमीन पर पड़े आदमी को देखकर भयभीत होकर आंखें फाड़कर देखा। जैसे ही वे सावधानी से खून से लथपथ शरीर के पास पहुंचे, खून से लथपथ वह व्यक्ति अचानक हिल गया और फिर निश्चल हो गया। जब अंगरक्षक धीरे धीरे आगे बढ़े तो उनमें से एक साहसी व्यक्ति ने अपने साथी की ओर देखा और फिर धीरे से आगे बढ़कर खून से लथपथ जमीन पर पड़े व्यक्ति को धीरे से छुआ। जब उसका हाथ खून से लथपथ आदमी पर पड़ा तो उसने धीरे से उसके शरीर को पलट दिया। जैसे ही उसे पलटा गया, उसके मुंह से आश्चर्य से चीख निकल गई, क्योंकि उसने उस व्यक्ति का चेहरा खून से लथपथ देखा। यहां तक कि उसके पीछे खड़े अंगरक्षक भी चिल्लाए बिना नहीं रह सके। करीब से निरीक्षण करने पर, हे भगवान, वह खून से लथपथ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि भाई गोविंद था, जो अभी अभी अग्रवाल परिवार को वहां से ले गया था। भाई गोविंद, यह भाई गोविंद है। उन्होंने उसके खून से सने और क्षत विक्षत चेहरे से उसे तुरंत पहचान लिया। एक अंगरक्षक चिल्लाया। भाई गोविंद के शरीर को फिर से देखते हुए इन अंगरक्षकों की आंखों में एक भयावह दृश्य दिखाई दिया। लेकिन भाई गोविंद के कपड़े फटे हुए थे और उसकी छाती पर खून से सने हाथ के निशान थे। खून से सने हाथ का निशान उसके हृदय पर भयावह रूप से अंकित हो गया था। जैसे ही सुरक्षा गार्डों ने खूनी हाथ का निशान देखा, वे सभी दंग रह गए। उनकी आंखें भय से भर गई, क्योंकि वे लाल हाथ के निशान को घूर रहे थे। ऐसा कैसे? हे भगवान, यह किसने किया? जल्दी से भाई गोविंद को बचाओ। जल्दी से परिवार के मुखिया को सूचित करो। यह सब समझकर अंगरक्षक घबराकर चिल्ला उठे। उनमें से दो ने भाई गोविंद के खून से लथपथ शरीर को जल्दी से उठाया और आगे भागे, जबकि बाकी ओयांग परिवार को सूचित करने दौड़े। समीर अग्रवाल को रात में अच्छी नींद नहीं मिली, क्योंकि वह चिंतित था। बड़ी संख्या में अंगरक्षकों के अलावा चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल भी उनके साथ थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, उन्हें अचानक बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वह आवाज भागते हुए पागलों की तरह पुकार रही थी, मास्टर, मास्टर। अपने अधीनस्थों को परिवार के मुखिया के लिए चिल्लाते हुए सुनकर समीर अग्रवाल, जो मुख्य हॉल के केंद्र में बैठा था, अचानक खड़ा हो गया। उसकी अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। इस समय आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल, जो उसके बगल में खड़े थे, ने अचानक पूछा, क्या हो रहा है? चलो बाहर चलकर देखते हैं। यह कहकर वे जल्दी से बाहर चले गए। जैसे ही हम मुख्य द्वार पर पहुंचे, हमने एक अंगरक्षक को हमारी ओर पागलों की तरह दौड़ते देखा, मानो वह पागल हो गया हो। मास्टर, कुछ भयानक हुआ है। जो अंगरक्षक दौड़कर आया था वह घबराया हुआ था, चिल्ला रहा था और हाँफ रहा था। समीर अग्रवाल ने अपनी ओर दौड़ते हुए अंगरक्षक को देखा और तुरंत कहा, धीरे चलो, मुझे बताओ क्या हुआ। भाई गोविंद, भाई गोविंद। 2 बार भाई गोविंद कहने के बाद अंगरक्षक हाँफने से खुद को नहीं रोक सका। भाई गोविंद। जब समीर अग्रवाल ने अपने अधीनस्थ को भाई गोविंद का जिक्र करते सुना तो वह दंग रह गया। यहां तक कि उसके बगल में खड़े चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल भी पूरी तरह से अचंभित रह गए। क्या भाई गोविंद 2 घंटे पहले परिवार के शाखा सदस्यों को नहीं ले गया था? अब अचानक बॉडीगार्ड भाई गोविंद का नाम क्यों ले रहा है? समीर अग्रवाल का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसने पूछा, भाई गोविंद को क्या हुआ है? आखिर हुआ क्या है? जैसे ही समीर अग्रवाल ने सवाल पूछा, अंगरक्षक ने तुरंत जवाब दिया, भाई गोविंद और अन्य लोग मुसीबत में हैं। क्या? भाई गोविंद और अन्य लोगों की दुर्घटना की चौंकाने वाली खबर सुनकर समीर अग्रवाल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। क्या भाई गोविंद और उसका समूह मुसीबत में पड़ गया? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे परिवार के सदस्यों के साथ भी कुछ हुआ हो? क्या हुआ? भाई गोविंद और बाकियों का क्या हुआ? समीर अग्रवाल अचानक आगे बढ़ा, अंगरक्षक का कॉलर पकड़ा और चौंकते हुए पूछा। जिस अंगरक्षक का कॉलर समीर अग्रवाल ने पकड़ा था
वह भयभीत हो गया और उसने तुरंत जवाब दिया, भाई गोविंद के काफिले को लूट लिया गया और मार दिया गया, और यहां तक कि भाई गोविंद को भी पीट पीट कर मार डाला गया है। आप कैसे जानते हो? तुम्हें यह जानकारी कैसे पता चली? समीर अग्रवाल गुस्से से दहाड़ा और अविश्वास में अपने अधीनस्थ का कॉलर पकड़ लिया। अंगरक्षक ने तुरंत कहा, भाई गोविंद का शव अभी अभी परिवार के परिसर के बाहर से फेंका गया है। क्या? समीर अग्रवाल यह चौंकाने वाली खबर सुनकर दंग रह गया। गोविंद का शव फेंका गया था? समीर अग्रवाल ने पुष्टि करने के लिए फिर पूछा। हाँ, मैं और मेरे भाई अभी विला के आसपास गश्त कर रहे थे, तभी हमें अचानक एक धमाके की आवाज सुनाई दी। हम दौड़कर देखने गए कि क्या हो रहा है और हमें खून से लथपथ एक लाश मिली। हमने उसे पलटा और पाया कि वह भाई गोविंद की लाश थी। अंगरक्षक ने सच कहा। यह खबर सुनते ही समीर अग्रवाल की आंखें अचानक लाल हो गईं। तुम्हारा मतलब है कि भाई गोविंद का शरीर किसी और ने फेंका था? समीर अग्रवाल गुस्से में शेर की तरह दहाड़ा। उसके सामने खड़े अंगरक्षक ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, हाँ, क्या तुमने स्पष्ट रूप से देखा कि इसे किसने फेंका? भाई गोविंद का शव यहां किसने फेंका? समीर अग्रवाल ने पूछना जारी रखा। लेकिन उनके अंगरक्षक अपना सिर हिला रहे थे। हमने नहीं देखा, हमने केवल भाई गोविंद का शरीर देखा। अपने सामने खड़े सुरक्षा गार्ड की बात सुनने के बाद समीर अग्रवाल ने तुरंत पूछा, भाई गोविंद का शरीर अब कहां है? बाहर, अंगरक्षक ने कहा। मुझे वहां ले चलो, मुझे जल्दी से इसे दिखाने ले चलो, समीर अग्रवाल ने कहा। अंगरक्षक ने जल्दी से सिर हिलाया और फिर समीर अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल को बाहर ले गया। उस घोर अंधेरी रात में एक भयावह भावना ने सभी के दिलों को घेर लिया। अंगरक्षक के नेतृत्व में समीर अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल तेजी से बाहर चले गए। दूर से मैं देख सकता था कि आगे का क्षेत्र उसके अंगरक्षकों से घिरा हुआ था। जब अंगरक्षकों ने समीर अग्रवाल को आते देखा तो वे सभी जल्दी से चिल्लाए, मास्टर, वह कहां है? शव कहां है? समीर अग्रवाल पहुंचते ही चिल्लाया, मास्टर, हम यहां हैं। दूसरी तरफ से एक अंगरक्षक ने कहा। जैसे ही उसने यह बात कही, समीर अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने अपना सिर घुमाया और एक साथ उस दिशा में देखने लगे। निश्चित रूप से जमीन पर खून से लथपथ एक लाश पड़ी थी। लाश पहचानने योग्य नहीं थी और खून से लथपथ थी, लेकिन फिर भी यह स्पष्ट रूप से पहचानना संभव था कि वह भाई गोविंद थी, जिसे समीर अग्रवाल ने 2 घंटे पहले व्यक्तिगत रूप से परिवार शाखा के सदस्यों को ले जाने के लिए भेजा था। जब उन्होंने भाई गोविंद की खून से सनी लाश देखी तो समीर अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? उसे इस हालत में कैसे यातना दी गई? समीर अग्रवाल ने सदमे में खुद से कहा। उसी समय उसके सामने भाई गोविंद की लाश पर एक जोड़ी आंखें टिकी हुई थीं। मास्टर, उसकी छाती पर एक भयानक प्रतीक है, एक अंगरक्षक ने कहा। यह सुनकर समीर अग्रवाल दंग रह गया और अपनी लाल आंखें उठाकर पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है? अंगरक्षक नीचे झुका, फिर धीरे से हाथ बढ़ाया और भाई गोविंद के कपड़े उठाने लगा। मास्टर देखो। जैसे ही उसने भाई गोविंद के कपड़े उठाए, समीर अग्रवाल की आंखों में मृत भाई गोविंद की छाती पर एक भयानक खूनी हाथ का निशान दिखाई दिया। जब अचानक उनकी आंखों में खून से सना हाथ का निशान दिखाई दिया तो समीर अग्रवाल भी हांफने से खुद को नहीं रोक सका। खून का निशान। वह खुद से बुदबुदाया। उसकी आंखों में उस समय अभूतपूर्व भय झलक रहा था। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल, जो पास में खड़े थे, खून से सने हाथ के निशान को देखकर पूरी तरह से दंग रह गए। दोनों लोगों की आंखों में अचानक एक अभूतपूर्व भय का भाव उभर आया। खूनी हाथ का निशान सचमुच दिखाई दिया है। वह राक्षस यहां है। क्या वह सचमुच आ गया है? चंद्रेश अग्रवाल ने डरते हुए कहा। उसके शब्द अविश्वास से कांप रहे थे। खूनी हाथ का निशान, एक प्रतीक जो दशकों पहले मृत्यु और कत्लेआम का प्रतिनिधित्व करता था। यह उस विकृत राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट का विशेष प्रतीक हुआ करता था, जो लोगों की हत्या करता था। जब भी यह खूनी हाथ का निशान दिखाई देता तो कोई व्यक्ति 3 दिनों के भीतर मर जाता था। अब जबकि खूनी हाथ का निशान वास्तव में सामने आ गया है, और वह भी अग्रवाल परिवार के एक सदस्य पर, तो समीर अग्रवाल को आश्चर्य क्यों नहीं होगा? भाई गोविंद और बाकी लोग मर चुके हैं। हमारे परिवार के सदस्यों का क्या होगा? चंद्रेश अग्रवाल ने अचानक घबराकर पूछा। जिन परिवार के सदस्यों के बारे में वह पूछ रहा था, वे निश्चित रूप से अग्रवाल परिवार की शाखाओं के सदस्य थे, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। अब उन परिवारों की रक्षा करने वाले सभी सदस्य मर चुके हैं। क्या इसका मतलब यह है कि अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य
जिनका तबादला कर दिया गया था, मर चुके हैं। जिस क्षण चंद्रेश अग्रवाल ने प्रश्न पूछा, समीर अग्रवाल का लंबा शरीर अचानक कांप उठा। फिर उसकी पुतलियां काली पड़ गईं और वह लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बड़े भाई आदित्य अग्रवाल ने बिजली की तरह तेजी से समीर अग्रवाल को पकड़ लिया, जो गिरने वाला था। उसके आसपास खड़े अंगरक्षक भी परिवार के मुखिया को चिंता से देख रहे थे। लेकिन जागते रहने की कोशिश करने के बाद समीर अग्रवाल की आंखों में अचानक दर्द की एक अवर्णनीय झलक दिखाई दी। हे भगवान, मैंने क्या किया? मैंने अपने परिवार में बहुत से निर्दोष लोगों को नुकसान पहुंचाया है। मैं गलत था। समीर अग्रवाल ने आत्मनिंदा के शब्द बोले। यद्यपि उन्होंने इसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा, लेकिन वर्तमान स्थिति पर्याप्त रूप से दर्शाती है कि उन परिवार शाखाओं के सभी सदस्य संभवतः नष्ट हो चुके हैं। समीर अग्रवाल को इस तरह के दर्द और आत्मदोष में देखकर चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने तुरंत अपने बड़े भाई को रोकने की कोशिश की। बड़े भाई, यह तुम्हारी गलती नहीं है। हाँ भाई, यह सब उस शापित राक्षस का काम था। चंद्रेश अग्रवाल ने बगल से गुस्से से कहा। इतने सारे परिवार के सदस्य, अग्रवाल परिवार के इतने सारे रिश्तेदार, और अब वे सब मर चुके हैं। वे सभी जंगल में मर गए। समीर अग्रवाल का दिल कैसे न टूटा, वह खुद को कैसे दोषी न ठहराए। उसने शुरू में सोचा था कि उन लोगों को जाने देना अच्छा होगा, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि इससे वे सभी मारे जाएंगे। उसके सामने खड़ा समीर अग्रवाल इतना दुखी था कि वह लगभग बेहोश हो गया। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने जल्दी से समीर अग्रवाल को मुख्य हॉल की ओर चलने में मदद की। चलते समय वह अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों को यह याद दिलाना नहीं भूले, अब से आपको पूरी तरह सतर्क रहना होगा। याद रखें, यदि कुछ भी संदिग्ध हो तो हमें तुरंत सूचित करें, अंगरक्षकों ने कहा, लेकिन एक एक करके वे पीछे हट गए। इस बीच चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल समीर अग्रवाल को केंद्रीय हॉल की ओर तेजी से चलने में मदद कर रहे थे। ओव्या कव्या अग्रवाल कमरे में चुपचाप बैठकर किताब पढ़ रही थी। अपने परिवार में हाल ही में हुई उथल पुथल कव्या अग्रवाल के लिए काफी आश्चर्यजनक थी, लेकिन वह एक जिद्दी और मजबूत महिला थी, इसलिए वह चुपचाप अपने कमरे में एक किताब पढ़ रही थी। कव्या अग्रवाल, जो चुपचाप अपने कमरे में पढ़ रही थी, ने अचानक बाहर शोरगुल सुना। थोड़ा अचंभित होकर कव्या अग्रवाल ने अपने हाथ में रखी किताब नीचे रख दी और बाहर चली गई। बाहर आकर मैंने देखा कि एक दर्जन अंगरक्षक स्ट्रीट लाइट के नीचे बातें कर रहे थे। उनके हाव भाव अत्यंत अप्रिय थे। जब कव्या अग्रवाल ने देखा कि अंगरक्षक कुछ चर्चा कर रहे हैं, तो वह थोड़ा चौंक गई और वहां चली गई। अंगरक्षकों में से एक ने बगल से देखा और कव्या अग्रवाल को आते देखा और चौंक गया। युवा मिस, उसके आसपास के अंगरक्षकों ने भी इस समय कव्या अग्रवाल को देखा और जल्दी से अपने सिर को सम्मानपूर्वक झुकाते हुए कहा, युवा मिस, तुम यहां क्या कर रहे हो? अभी तुम क्या बात कर रहे थे? कव्या अग्रवाल ने अपने सामने खड़ी अंगरक्षकों के समूह को देखते हुए पूछा। जब उन्होंने यह प्रश्न पूछा तो अंगरक्षक एक क्षण के लिए झिझके। ऐसा प्रतीत हुआ कि वे कुछ भी कहने को तैयार नहीं थे। फिर बोले, मिस, हमने कुछ नहीं कहा। कि कव्या अग्रवाल बेवकूफ नहीं थी। उसे अंदाजा हो गया था कि अंगरक्षक कुछ छिपा रहे हैं, इसलिए उसका चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडे स्वर में पूछा, जल्दी बताओ, आखिर हुआ क्या था? कव्या अग्रवाल के ठंडे शब्दों के बाद उसके सामने खड़े अंगरक्षक केवल विनम्रतापूर्वक जवाब दे सके, युवा मिस, परिवार के वे सभी लोग जो अभी अभी चले गए, वे सभी, सब कुछ क्या हुआ? कव्या अग्रवाल ने अपनी खूबसूरत आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। अंगरक्षक ने सिर झुकाकर कहा, वे सब मर चुके हैं। यह भयावह समाचार सुनकर कव्या अग्रवाल सदमे में आ गया। तुमने क्या कहा? तुमने कहा कि जो लोग अभी अभी परिवार छोड़कर गए हैं, वे सब मर चुके हैं? कव्या अग्रवाल ने हैरानी से पूछा। लेकिन सभी अंगरक्षकों ने अपना सिर नीचे कर लिया और धीरे से कहा, ठीक है। और जब उन्होंने ये शब्द कहे तो कव्या अग्रवाल अचानक सदमे से कांप उठी और उसके पैर अनायास ही एक कदम पीछे हट गए। हे भगवान, यह कैसे हो सकता है? यह कैसे हो सकता है? यह किसने किया? ये जघन्य कृत्य किसने किए? कव्या अग्रवाल दहाड़ा। सभी अंगरक्षक सिर झुकाए खड़े रहे और एक शब्द भी नहीं बोले। कव्या अग्रवाल जानती थी कि उनसे पूछना बेकार होगा। अपनी घबराई हुई भावनाओं को शांत करने के बाद वह अपने पिता को ढूंढने के लिए मुख्य हॉल की ओर भागी। मुख्य हॉल में पहुंचने पर उन्होंने चंद्रेश अग्रवाल को देखा, जिसका चेहरा बदसूरत था, और आदित्य अग्रवाल को भी। दूसरे अंकल, तीसरे अंकल, पापा कहाँ हैं? कव्या अग्रवाल ने मुख्य हॉल में जाते हुए जल्दी से पूछा।
जब चंद्रेश अग्रवाल ने कव्या अग्रवाल को आते देखा तो उसने आह भरी और कहा, आपके पिता अभी अभी लगभग बेहोश हो गए थे, वह अभी आराम कर रहे हैं। मेरे पिताजी को क्या हुआ? कव्या अग्रवाल ने घबराहट में पूछा। आदित्य अग्रवाल ने कहा, आपके पिता को गंभीर मनोवैज्ञानिक आघात पहुंचा है। आदित्य अग्रवाल की बातें सुनकर कव्या अग्रवाल ने आश्चर्य से कहा, क्या यह सच हो सकता है? हमारे परिवार को छोड़ने वाले सभी लोग क्या सचमुच सभी मर चुके हैं? कव्या अग्रवाल ने अवाक होकर पूछा। न तो आदित्य अग्रवाल और न ही चंद्रेश अग्रवाल ने कोई आवाज निकाली। उनके सिर गहराई से झुके हुए थे और उनके चेहरों पर एक दुखद अभिव्यक्ति दिखाई दे रही थी। जब कव्या अग्रवाल ने अपने दूसरे और तीसरे चाचा के चेहरे पर गहरा दुख देखा तो उसका दिल धड़क उठा। ऐसा लगता है कि सब कुछ सच है। मेरे अपने परिवार के जो सदस्य अभी अभी चले गए थे वे सभी सचमुच मर चुके थे। उसे किसने मारा? क्या सचमुच उस राक्षस ने ही उसे मारा होगा? इस क्षण से तुम्हें परिवार को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अचानक बाहर से एक बूढ़ी आवाज आई। जैसे ही आवाज आई, बूढ़े मास्टर अग्रवाल बाहर से अंदर आ गए। पिताजी। चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने उस बूढ़े व्यक्ति को आते देख आदरपूर्वक उनका अभिवादन किया। कव्या अग्रवाल ने भी अपने दादाजी को देखा और पुकारा, दादाजी। मास्टर अग्रवाल अंततः वास्तविक वापसी करने जा रहे हैं। पहुंचने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अपनी पोती को संतुष्टि के साथ देखा, फिर चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल को देखा। आज हमारे परिवार के लिए 100 वर्षों में सबसे बड़ी उथल पुथल हो सकती है, इसलिए आपको घबराना नहीं चाहिए। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अपने सामने बैठे परिवार के सदस्यों को याद दिलाया। चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल दोनों ने उत्तर दिया, हाँ, वह राक्षस फिर से प्रकट हो गया है। मेरे परिवार के सदस्यों का कत्लेआम कर रहा है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वह पहले से ही हमारे परिवार के इलाके के पास होगा, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक कहा। जब उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को यह कहते सुना कि राक्षस वास्तव में अग्रवाल परिवार तक पहुंच गया है तो चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल दोनों के चेहरे पर डर के भाव दिखाई दिए। दूसरे भाई, तीसरे भाई, क्या परिवार के परिसर के पूर्व और पश्चिम की ओर के 2 मुख्य द्वार सुरक्षित रूप से संरक्षित हैं? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक पूछा। चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने एक साथ कहा, पिताजी चिंता मत कीजिए, पूर्व और पश्चिम की ओर द्वार हैं और हमने उनकी रखवाली के लिए लोगों को भेज दिया है। इसके अलावा बीच में एक बिजली की बाड़ भी है, कोई भी अंदर नहीं घुस पाएगा। एक क्षण सोचने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने कहा, ऐसा लगता है कि अगर वह राक्षस आने वाला है तो वह केवल सामने के दरवाजे या पीछे के दरवाजे से ही आ सकता है। पिताजी, चलिए अब हम मुख्य द्वार की रखवाली करते हैं, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने एक साथ कहा। दोनों की बातें सुनने के बाद ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने एक पल सोचा और कहा, यह भी ठीक है, तुम दोनों जाओ और मुख्य द्वार की रखवाली करो, मैं अकेले पीछे के द्वार की रखवाली करूंगा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने धीरे से कहा। पिताजी अब चले, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने कहा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने निर्देश दिया, दूसरे बेटे, तीसरे बेटे, याद रखना, यदि तुम उस राक्षस को देखते हो तो जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाना, क्योंकि तुम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। मुझे सूचित करना याद रखना। बूढ़े आदमी की बात सुनने के बाद चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल दोनों ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद वे अपने पीछे खड़े अंगरक्षकों की ओर मुड़े और कहा, मेरे पीछे आओ। फिर 1 दर्जन अंगरक्षकों ने चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल का पीछा करते हुए अग्रवाल परिवार के मुख्य द्वार तक पहुंचकर उसकी रखवाली की। बूढ़े आदमी ने अंतिम निकास द्वार अर्थात पिछले दरवाजे की स्वयं ही रक्षा करने का निर्णय लिया। चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल के चले जाने के बाद केवल बूढ़ा आदमी और कव्या अग्रवाल ही बचे। लेकिन तभी कव्या अग्रवाल ने बूढ़े आदमी की ओर देखा और कहा, दादाजी, मैं पीछे के गेट की रखवाली में आपकी मदद करूंगा। कव्या अग्रवाल की यह बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति राहत से मुस्कुराया और अपनी पसंदीदा पोती की ओर देखते हुए धीरे से बोला, तुम्हें यहीं रहना चाहिए और अपने पिता की देखभाल करनी चाहिए। मैं अकेला ही पिछले गेट की रखवाली के लिए काफी हूं। बूढ़े आदमी के यह कहने के बाद कव्या अग्रवाल ने अपना मुंह खोला जैसे वह कुछ कहना चाहती हो, लेकिन बूढ़े आदमी का शरीर अविश्वसनीय गति से उड़ चुका था। ऐसा लगता है कि मालिक वास्तव में अकेले ही परिवार के पिछले दरवाजे की रखवाली करने जा रहा है। अपने दादाजी को जाते हुए देखकर कव्या अग्रवाल ने चिंतित होकर उनकी ओर देखा।
लेकिन अंत में उसके पास अपने पिता से मिलने के लिए कमरे में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओई अग्रवाल परिवार के विला परिसर में 4 मुख्य निकास हैं, 4 मुख्य द्वार हैं, सामने, पीछे, पूर्व और पश्चिम। उस स्थान का प्रवेश द्वार विद्युत बाड़ से सुरक्षित है तथा दीवारें बहुत ऊंची हैं। साथ ही उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉनिक निगरानी सुविधाएं भी हैं, इसलिए वहां से अंदर जाना कोई विकल्प नहीं है। यदि वह राक्षस आज रात अग्रवाल परिवार में आने पर अड़ा रहता है तो वह निश्चित रूप से सामने के दरवाजे या पीछे के दरवाजे से प्रवेश करना पसंद करेगा। चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल पहले ही बड़ी संख्या में लोगों को परिवार के मुख्य द्वार तक ले जा चुके हैं, जबकि बूढ़ा आदमी पिछले निकास द्वार पर पहरा दे रहा है। अगर वह राक्षस आ गया तो आज रात एक महायुद्ध अवश्यंभावी है। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हालांकि अग्रवाल परिवार के परिसर के अंदर रोशनी अभी भी उज्जवल थी। हर जगह अत्यंत उज्जवल प्रकाश से जगमगा रही थी। अग्रवाल परिवार के परिसर के मुख्य द्वार पर 20 से अधिक अंगरक्षक 3 टीमों में आगे पीछे गश्त करते देखे गए। सामने ही एक इलेक्ट्रॉनिक गेट लगा हुआ है जो रास्ता रोक रहा है। यहां से अंदर आना निश्चित रूप से कठिन होगा। पिछले दरवाजे पर बूढ़े मास्टर अग्रवाल ठंडी हवा में अकेले खड़े थे। उनके हाथ पीठ के पीछे थे। उनकी तीखी आंखें अंधेरी रात में घूर रही थीं, राक्षस के आने का इंतजार कर रही थीं। अंधेरा गहरा गया। बूढ़े आदमी का लंबा शरीर अंधेरे में राजसी ढंग से खड़ा था। पूरा पिछवाड़ा उजाड़ था और अचानक हवा का एक भयावह झोंका अंधेरे में एक भूत की तरह गुजर गया। जैसे ही हवा का यह अत्यंत अजीब झोंका आया, बूढ़े मास्टर अग्रवाल की आंखें खुल गई। उसकी आंखों में तेज चमक आ गई। वे यहां हैं। बूढ़े आदमी के मुंह से एक धीमी गड़गड़ाहट के साथ उसका शरीर अचानक ऊपर उड़ गया, हवा के झोंके का अद्वितीय गति से पीछा करते हुए। बूढ़े आदमी की आकृति पिछवाड़े की दीवार को पार करके आई और उसका पीछा करने लगी। लेकिन आगे तेज हवा की आवाज असामान्य रूप से तेज थी, मानो वह बूढ़े आदमी को दूर ले जाने की कोशिश कर रही हो। बूढ़ा आदमी पागलों की तरह उसके पीछे भागा। अग्रवाल परिवार के निवास के पिछले द्वार के बाहर एक उजाड़ जंगल है। यह क्षेत्र पहले एक परित्यक्त पार्क हुआ करता था, इसलिए यहां का परिदृश्य बंजर है। जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने तेजी से उनका पीछा किया तो हवा का अजीब झोंका अचानक गायब हो गया। पूर्ण अंधेरे में एक भी संदिग्ध व्यक्ति नजर नहीं आया। बूढ़े मास्टर अग्रवाल अंधेरे में अकेले खड़े थे। उनके शरीर से ऊर्जा निकल रही थी। वे सावधानी से देख रहे थे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वहां कोई हलचल नहीं थी। वे कहां हैं? यह अचानक हवा में कैसे गायब हो गया? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक खुद से बुदबुदाया। अंधेरी रात में कोई आवाज नहीं थी, केवल ठंडी हवा बह रही थी। और इस बीच मुख्य प्रवेश द्वार पर कोई भी देख सकता है। मुख्य द्वार संभवतः वह स्थान था जहां अग्रवाल परिवार के सबसे अधिक पहरेदार तैनात थे। न केवल बड़ी संख्या में अग्रवाल परिवार के अंगरक्षक उस स्थान की सुरक्षा कर रहे थे, बल्कि चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल भी उस पर नजर रखने के लिए मौजूद थे। इस समय गार्डों का प्रत्येक सदस्य आंखें फाड़े सतर्कतापूर्वक देख रहा था। बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन अग्रवाल परिवार के किसी भी सदस्य को नींद नहीं आ रही थी। तभी अचानक एक काली आकृति धीरे धीरे अग्रवाल परिवार के सामने प्रकट हुई। अग्रवाल परिवार के सदस्य आमतौर पर बेहद सतर्क रहते थे, लेकिन जब उन्होंने अचानक एक काली आकृति देखी तो वे और भी अधिक सतर्क हो गए। कोई व्यक्ति, कोई यहां हलचल है, सभी अंगरक्षक चिल्लाए। उसी समय चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल भी दौड़कर आए। ऊपर देखने पर मैंने देखा कि एक काली परछाई मुख्य द्वार पर रेंग रही थी। कौन? वहां कौन है? उसी समय चंद्रेश अग्रवाल की आवाज गूंजी। रात के अंधेरे में किसी अजीब काले व्यक्ति का अचानक प्रकट होना स्वाभाविक रूप से उन्हें चौंका देगा, खासकर तब जब वे पहले से ही सतर्क थे। जैसे ही चंद्रेश अग्रवाल चिल्लाया, उसके सामने तड़पती काली परछाई लंगड़ी होकर जमीन पर गिर पड़ी। मेरी मदद करो, कृपया। अचानक आगे से एक महिला की आवाज आई। महिला की आवाज धीमी, साधारण और दयनीय थी। एक महिला की आवाज सुनकर चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल, जो पहले तो तनाव में थे, राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके और मन ही मन सोचने लगे, ओ यह तो एक महिला है। वे सभी अवचेतन रूप से यह मानते थे कि राक्षस पुरुष था, क्योंकि 20 साल से भी अधिक समय पहले वह विकृत राक्षस हमेशा लोगों को मारने के लिए एक भयानक और क्रूर आदमी के रूप में प्रकट होता था। आराम करने के बाद चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने अपने सामने खड़ी काली आकृति से कहा, अरे यह एक निजी पारिवारिक मामला है,
अभी आपकी मदद करना हमारे लिए सुविधाजनक नहीं है। आपको कहीं और से मदद मांगनी चाहिए। कृपया मेरी मदद करें, कृपया मेरी मदद करें। महिला की दयनीय आवाज अचानक फिर से गूंजी। महिला की मदद की गुहार दोबारा सुनकर आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल दोनों को थोड़ी परेशानी महसूस हुई। हालांकि चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल दोनों दयालु लोग हैं। तब चंद्रेश अग्रवाल ने पूछा, क्या हुआ, क्या हुआ? उनके सामने परछाई में खड़ी महिला ने दयनीय स्वर में विनती की, मुझे कुछ बदमाशों ने लूट लिया और पीटा। मैं बहुत दर्द में हूं, कृपया मेरी मदद करें, कृपया। छाया में छिपी महिला की बात सुनकर चंद्रेश अग्रवाल ने एक क्षण सोचा, फिर आदित्य अग्रवाल की ओर देखा और पूछा, दूसरे भाई, क्या हमें मदद करनी चाहिए या नहीं? आदित्य अग्रवाल ने आगे रेंगती हुई परछाई पर नजर डाली और कहा, आधी रात में एक औरत यहां कैसे हो सकती है? क्या तुम्हें यह थोड़ा अजीब नहीं लगता? हालांकि आदित्य अग्रवाल दिखने में थोड़े रूखे थे, लेकिन कभी कभी वह काफी समझदार हो जाते थे। आदित्य अग्रवाल की बातें सुनकर चंद्रेश अग्रवाल ने एक पल सोचा और कहा, तो दूसरे भाई का मतलब है कि वह मदद नहीं करेगा। आदित्य अग्रवाल ने आगे की ओर देखा और चुप रहे। अचानक महिला की मदद के लिए करुण पुकार फिर से सुनाई देने लगी और उसकी दर्दनाक कराहें भी सुनाई देने लगी। दूसरे भाई, मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूं कि सामने वाली महिला को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर होती भी तो वह भयानक राक्षस नहीं हो सकता। आखिरकार वह राक्षस एक आदमी है, चंद्रेश अग्रवाल ने कहा। चंद्रेश अग्रवाल की बात सुनने के बाद आदित्य अग्रवाल ने भौहें चढ़ाईं और एक क्षण सोचने के बाद कहा, ठीक है, तो फिर चलो दो लोगों को यह देखने के लिए भेजते हैं कि उस महिला के साथ क्या हो रहा है। आदित्य अग्रवाल ने अंततः सहमति व्यक्त की। आदित्य अग्रवाल के सहमत होने के बाद चंद्रेश अग्रवाल मुस्कुराया और अपने बगल में खड़े दोनों अंगरक्षकों से कहा, तुम दोनों जाओ और देखो कि उसे क्या हुआ है। अगर वह गंभीर रूप से घायल है तो पॉई नंबर पर कॉल करो या उसके लिए कोई गाड़ी बुलाओ। जब चंद्रेश अग्रवाल ने किसी को जांच के लिए भेजने का निर्णय लिया तो दोनों अंगरक्षकों ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। फिर दोनों अंगरक्षक तेजी से सामने वाले क्षेत्र की ओर चल पड़े। इस बीच चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल मुख्य द्वार की रखवाली करते रहे। ईमानदारी से कहें तो न तो चंद्रेश अग्रवाल और न ही आदित्य अग्रवाल ने उस महिला पर ध्यान दिया जिसने मदद मांगी थी। इस समय वह शांत रहे और मुख्य द्वार पर पहरा देते रहे। मदद के लिए गए दो अंगरक्षक पहले ही जमीन पर गिरी महिला के पास पहुंच चुके थे। जैसे ही दोनों अंगरक्षक उस महिला के पास पहुंचे जिसने मदद के लिए आवाज लगाई थी, उससे एक सड़ांध भरी दुर्गंध आई, मानो वह जमीन से खोदी गई सूखी लाश हो। जब दोनों अंगरक्षकों को दुर्गंध आई तो वे दोनों भौंचक्के रह गए, लेकिन उन्होंने ज्यादा आश्चर्य नहीं दिखाया और महिला की ओर बढ़ते रहे। क्या हुआ? तुम्हें कहां चोट लगी है? उसी समय दो अंगरक्षक महिला के पास पहुंचे और उससे सवाल पूछने लगे। महिला ने अपना सिर नीचे झुका रखा था। उसके बाल बिखरे हुए थे और कंधों पर लटके हुए थे। वह गंदी थी और एक अजीब सा एहसास दे रही थी। जैसे ही अंगरक्षक ने सवाल पूछा, महिला अचानक थोड़ा हिली, लेकिन चुप रही। जब दो सुरक्षा गार्डों ने देखा कि मदद की गुहार लगा रही महिला बोल नहीं रही है, तो वे हैरान रह गए और पूछा, अरे क्या हुआ? तुम्हें किस तरह की मदद चाहिए? जैसे ही उन्होंने प्रश्न पूछा, अचानक महिला के मुंह से एक भयावह हंसी निकली। दोनों अंगरक्षकों के होश उस समय उड़ गए जब उन्होंने महिला की डरावनी हंसी सुनी, जो कहीं से भी आती हुई प्रतीत हुई। तभी उन्हें रक्त पिपासा और हत्या की मंशा से भरी एक जोड़ी आंखें दिखाई दी। वे आंखें अमानवीय लग रही थीं, अंतहीन विनाशकारी शक्ति से भरी हुई। उनकी आंखें उसके बिखरे बालों के नीचे से झांक रही थीं। मुझे मदद की जरूरत नहीं है, मुझे आपके खून की जरूरत है। जैसे ही उसने ये डरावने शब्द कहे, उसके मुंह से एक अजीब और डरावनी हंसी फूट पड़ी। फिर दोनों डरे हुए अंगरक्षकों को हैरान करते हुए जमीन पर पड़ी महिला अचानक उठ खड़ी हुई और फिर एक मुरझाया हुआ हाथ अचानक एक अंगरक्षक के सीने में घुस गया। अंगरक्षक एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। एक तीव्र दर्द उसकी छाती में दौड़ गया और फिर उसने देखा कि उसके हृदय से एक रक्तरंजित हाथ निकाला गया है। पीड़ा से चीखते हुए वह जमीन पर गिर पड़ा। उस औरत के भयानक हाथ ने उसका दिल फाड़ दिया। जैसे ही इस विकृत महिला ने अपना असली रूप दिखाया, अन्य जीवित अंगरक्षक पूरी तरह से दंग रह गया जब उसने देखा कि यह महिला कितनी भयानक थी। एक भयभीत चीख के साथ वह अनजाने में पीछे हट गई। दुर्भाग्यवश वह कैसे बच सकता था? जैसे ही उसका शरीर अचानक पीछे की ओर भागने लगा,
उसके पीछे खड़ी भयावह आकृति उस पर झपट पड़ी। एक तीखी चीख गूंजी और फिर उसके पीछे खड़ी काली आकृति ने अचानक अंगरक्षक को घेर लिया। जब आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने चीखें सुनी तो वे दोनों चौंक गए। घात तो यह एक घात था। हे भगवान, यह वही है, वह राक्षस यहां है। आदित्य अग्रवाल के मुंह से अचानक एक विस्मयादिबोधक निकला। उसे अभी भी हवा से निकलती हुई भयानक आभा याद थी, वही भयंकर आभा जो उस राक्षस ने 20 साल से भी अधिक समय पहले फैलाई थी। तभी उसकी चीख के बीच एक फुसफुसाहट के साथ एक खूनी चीज उनकी ओर उड़ी। तभी एक धमाके के साथ वह खूनी वस्तु आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल के ठीक बीच में आ गिरी। करीब से देखने पर पता चला कि यह एक मानव सिर है। पता चला कि वह व्यक्ति उस अंगरक्षक का मुखिया था जो भागने में सफल नहीं हो पाया था। उस क्रूर राक्षस ने उसका सिर पूरी तरह से अलग कर दिया था और जमीन खून से सनी हुई थी। जमीन पर पड़े खून से सने मानव सिर को देखकर अंगरक्षक पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें अभूतपूर्व भय से भर गईं। जब आदित्य अग्रवाल ने अपने परिवार के सदस्यों के सिर जीवित ही काटे जाते हुए देखा तो वह पागल की तरह दहाड़ा, दुष्ट, तुम राक्षस, मैं तुम्हें मार डालूंगा। गर्जना करते हुए आदित्य अग्रवाल ने आगे छलांग लगाई, हमला करने का इरादा रखते हुए। लेकिन चंद्रेश अग्रवाल, जो उसके बगल में खड़ा था, ने अचानक उसे पकड़ लिया। दूसरे भाई, हम उस राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकते। अभी हमें जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं पिताजी को ढूंढने जा रहा हूं। चंद्रेश अग्रवाल ने आदित्य अग्रवाल को कसकर पकड़ते हुए कहा, जिसकी आंखें लाल हो गई थीं। आदित्य अग्रवाल की लड़ाकू भावना पूरी तरह से प्रकट हो चुकी थी। उसकी आंखें घृणा से जल रही थी, मानो वो उस राक्षस से मौत तक लड़ना चाहता हो। लेकिन उस औरत का क्या, अब उसने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। अंधेरे में उसकी आकृति धीरे धीरे खड़ी हो गई और उसके मुंह से एक अजीब और डरावनी हंसी निकली। युवा अग्रवाल, कई साल हो गए। हे उसके मुंह से एक भयावह आवाज निकली। उसकी आवाज अचानक कर्कश पुरुष आवाज में बदल गई और उसका पूरा शरीर लंबा और हट्टा कट्टा हो गया। हालांकि उसके बिखरे बाल अभी भी उसके सिर से नीचे लटक रहे थे। द हेर्मेफ्रोडाइट, क्या द हेर्मेफ्रोडाइट सचमुच तुम हो राक्षस? आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल अविश्वास से अंधेरे में खड़े राक्षस को देख रहे थे। यह वही है, वह सचमुच आ गया है। हे बदमाश अग्रवाल, यह आश्चर्य की बात है कि आप अभी भी इस बूढ़े आदमी को याद करते हैं। लगभग 30 साल हो गए, लगभग 30 साल। तुम मूर्खों के झुंड, तुम पर 30 साल का खून का कर्ज है। अध हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक धीरे से आ भरी। उसकी आवाज अंधेरे में डरावनी और ठंडी थी। तुम्हारा वह बूढ़ा कहाँ है? वह बाहर आकर मुझसे मिलने की हिम्मत क्यों नहीं करता? क्या मैं यहां हूं, इसलिए वह कायरों की तरह छिपा हुआ है? द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री अचानक अंधेरे में हंस पड़ी। जब आदित्य अग्रवाल ने सुना कि इस राक्षस ने उसके पिता का अपमान करने का साहस किया है तो वह क्रोधित हो गया और चिल्लाया, तुम कमीने, मेरे पिता का अनादर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बदमाश अग्रवाल, अब मुझे तुम्हें मारने के लिए मजबूर मत करो। मैं अभी भी तुम्हारे साथ थोड़ी देर और खेलना चाहता हूं। द हेर्मेफ्रोडाइट ने एक उग्र भयावह हंसी के साथ कहा। आदित्य अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और उनके अंगरक्षकों के बड़े समूह ने राक्षस के पास जाने की हिम्मत नहीं की, भले ही वह अकेला था, क्योंकि वे सभी जानते थे कि वह कितना भयानक था। क्या तुम्हें अभी भी याद है वो जहरीली कसम जो मैंने लुआनशान में खाई थी? हे मैंने तब कहा था कि अगर मैं जिंदा होता तो तुम्हारे पूरे परिवार का सफाया कर देता। अग्रवाल परिवार का एक भी सदस्य नहीं बचता। आज मैं तुम्हारे पूरे परिवार का कत्लेआम कर दूंगा। अतीत की शिकायतों और घृणा का बदला मैं तुमसे 10 गुना वसूल करूंगी। द हेर्मेफ्रोडाइट के मुंह से अचानक एक भयानक आवाज निकली। मृत्यु की आभा तुरंत पूरे अग्रवाल परिवार में व्याप्त हो गई। राक्षस की अमानवीय आवाज सुनकर आदित्य अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और उनके अंगरक्षक सभी डर के मारे वहीं खड़े हो गए। राक्षस की बातों पर किसी को संदेह नहीं हुआ। तुम राक्षस, तुम दानव, तुम एक भयानक मौत मरोगे। आदित्य अग्रवाल गुस्से से दहाड़ा। अध हेर्मेफ्रोडाइट ने अंधेरे में अजीब तरह से हंसते हुए कहा, तो फिर देखते हैं पहले कौन मरता है। जैसे ही उसने मृत्यु शब्द कहा, उसका भयानक रूप अचानक उनकी ओर झपटा। वह हत्या का सिलसिला शुरू करने वाला है। जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट उनकी ओर दौड़ा, आदित्य अग्रवाल अंततः अपने शरीर से फूटने वाले मर्दाना क्रोध को दबा नहीं सका। मार डालो, वह दहाड़ा। फिर सब कुछ अनदेखा करते हुए उसने अपनी मुट्ठी उठाई और द हेर्मेफ्रोडाइट की छायादार आकृति पर झपटा।
उसके पीछे सभी अंगरक्षक भी थे। आइए हम अपना सर्वस्व लगा दें। चूंकि अग्रवाल परिवार आज इस विपत्ति से बड़ी मुश्किल से बच सकता है, इसलिए ऐसा लगता है कि उनके पास लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जैसे ही दर्जनों अंगरक्षक आगे बढ़े, द हेर्मेफ्रोडाइट थोड़ा लड़खड़ाया और फिर अचानक उसके दाहिने हाथ से हवा में एक भयावह आभा निकली। जब भयानक दुष्ट ऊर्जा ने अंगरक्षकों पर प्रहार किया तो पीड़ा की चीखें गूंज उठीं। जो अंगरक्षक दुष्ट ताड़ के हमले से बचने में असफल रहे, वे जमीन पर गिरकर मर गए। उनके चेहरे राख से लाल हो गए। ईविल पाम, एक अद्वितीय डार्क पाम तकनीक। जो भी इसे छुएगा वह मर जाएगा। चूंकि उस काली हथेली तकनीक से कई अंगरक्षकों को तुरंत मारा गया और उनकी मौत हो गई। आदित्य अग्रवाल की मुट्ठियां पहले ही निकल चुकी थीं। विभा अग्रवाल की मुक्केबाजी शैली भी अपनी उग्रता के लिए जानी जाती है। अग्रवाल परिवार में उन्हें आयरन फिस्ट के नाम से जाना जाता है। तभी अचानक जब दोनों मुट्ठियां द हेर्मेफ्रोडाइट पर लगीं, तो उसके होठों पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कान उभर आई। फिर उसने अपना शरीर घुमाया और वार को टाल दिया। द हेर्मेफ्रोडाइट को चकमा देते देख आदित्य अग्रवाल ने अपनी दाहिनी मुट्ठी से फिर से तेज और सटीक हमला किया। द हेर्मेफ्रोडाइट ने घूमकर एक अत्यंत क्रूर हथियाने वाली चाल चली, जिसका लक्ष्य सीधे आदित्य अग्रवाल का मुकुट था। हालांकि आदित्य अग्रवाल गुस्सैल स्वभाव का था, फिर भी वह मूर्ख नहीं था। द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक पकड़ देखकर वह जानता था कि अगर वह नहीं चकमा देगा तो उसका सिर फट जाएगा। इसलिए वह लड़खड़ा गया और जल्दी से चकमा देकर निकल गया। यह देखकर कि उसका दूसरा भाई पहले ही आगे बढ़ चुका है, चंद्रेश अग्रवाल अपने भाई की सुरक्षा के बारे में चिंतित होकर दहाड़ा और पीछे से झपटा। जब द हेर्मेफ्रोडाइट को लगा कि कोई पीछे से तेजी से आ रहा है तो वह मुश्किल से पलटा। उसने घूमकर अपनी दुष्ट हथेली से अचानक हमला किया। भयावह हथेली एक भयावह आभा के साथ चंद्रेश अग्रवाल की ओर झपटी। चंद्रेश अग्रवाल जानता था कि वह सीधे वार झेलने की हिम्मत नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पैर हिलाकर उसे चकमा दे दिया। इस समय चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल अपने सामने खड़े द हेर्मेफ्रोडाइट से लड़ रहे हैं। दोनों मौत तक लड़ रहे हैं, लेकिन यह पता नहीं कि वे अपने सामने खड़े द हेर्मेफ्रोडाइट का सामना कर पाएंगे या नहीं। लेकिन अब वह राक्षसी द हेर्मेफ्रोडाइट कहाँ है? जब उसने देखा कि चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल दोनों ने अपनी चाल चल दी है, तो उसके होठों पर अचानक एक भयावह मुस्कान आ गई। अरे, तुम्हारा अग्रवाल परिवार सचमुच घिनौना है। बूढ़ा आदमी बाहर नहीं आएगा, लेकिन तुम जैसे नन्हे मुन्नों को मरने के लिए बाहर भेज देगा। हे, वो बूढ़ा राघव अग्रवाल, वो एक चालाक बूढ़ा लोमड़ी है। उसके सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री अचानक हंस पड़ी और गालियां देने लगी। जब चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने सुना कि इस राक्षस ने उनके पिता का इस तरह अपमान करने की हिम्मत की है, तो वे क्रोधित हो गए और चिल्लाए, तुम राक्षस, मेरे पिता का फिर से अपमान करने की हिम्मत मत करना। दहाड़ते हुए दोनों ने तुरंत ही उस द हेर्मेफ्रोडाइट पर पुनः हमला कर दिया। द हेर्मेफ्रोडाइट ने आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया तथा अपने दोनों हाथों से उनके हमलों को आसानी से विफल कर दिया। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल द्वारा किए गए हमले के निष्प्रभावी हो जाने के बाद दोनों ने पुनः हमला किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि वह द हेर्मेफ्रोडाइट उन दोनों के साथ लड़ाई जारी रखने के लिए तैयार नहीं था, और अचानक उसके होठों पर एक विषैली चमक उभर आई। फिर वह घूमकर आदित्य अग्रवाल के बाईं ओर पहुंचा। आदित्य अग्रवाल राक्षस को अपनी ओर आते देख चौंक गया और उसने तुरंत अपने दाहिने मुक्के से राक्षस के मुंह पर जोरदार मुक्का मारा। द हेर्मेफ्रोडाइट ने बचने के लिए अपना सिर थोड़ा सा घुमाया, फिर अपने दाहिने हाथ से सीधे आदित्य अग्रवाल की गर्दन पर वार किया। आदित्य अग्रवाल ने तेजी से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया, द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक भयंकर पैर से वार किया, जिससे आदित्य अग्रवाल की छाती पर सीधा वार हुआ। आदित्य अग्रवाल ने एक दबी हुई कराह निकाली, जब यिन यांग आदमी ने उसे लात मारकर दूर कर दिया। उसका शरीर टूटे हुए धागे वाली पतंग की तरह जमीन पर जोर से गिर पड़ा। दूसरा भाई चंद्रेश अग्रवाल यह देखकर हैरान रह गया कि आदित्य अग्रवाल को द हेर्मेफ्रोडाइट द्वारा लात मारकर दूर ले जाया जा रहा है। उसने दोनों हाथों से द हेर्मेफ्रोडाइट पर तेजी से हमला किया, लेकिन उसकी चालें निरर्थक और शक्तिहीन लग रही थीं। जब द हेर्मेफ्रोडाइट ने उसके हमले को आसानी से विफल कर दिया, तो उसने हथेली से वार करके जवाबी हमला किया, जिससे चंद्रेश अग्रवाल भी उड़ गया।
पलक झपकते ही चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल को यिन यांग मास्टर ने हरा दिया। आदित्य अग्रवाल जमीन से उठ चुका था। हालांकि उसे पैरों से जबरदस्त चोट लगी थी, फिर भी उसने अपने दिल का दर्द सहा और बहादुरी से वहीं खड़ा रहा। इस बीच चंद्रेश अग्रवाल, जो गंभीर चोट से बच गया था, जमीन से उठ खड़ा हुआ और अपने सामने खड़े राक्षस को घूरने लगा। द हेर्मेफ्रोडाइट ने उन दोनों की ओर देखा और अचानक आह भरने से खुद को नहीं रोक सका। हाय, ऐसा लगता है कि मैं केवल तुम जूनियरों को ही अपना पहला लक्ष्य बनाकर शुरुआत कर सकता हूं। मैं देखना चाहता हूं कि वह बूढ़ा आदमी आखिरकार कब सामने आएगा। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, द हेर्मेफ्रोडाइट ने हत्या का तीव्र इरादा प्रकट कर दिया। भयानक हत्या के इरादे ने तुरंत ही आसपास के वातावरण को उदास बना दिया। जैसे ही यह विकृत द हेर्मेफ्रोडाइट आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल पर क्रूरतापूर्वक हमला करने वाला था, अचानक बगल से हवा का एक झोंका आया। राक्षस, एक भयंकर दहाड़ गुंजी और उसका आकार एक पल में उड़ गया। अग्रवाल परिवार के कुलपति राघव अग्रवाल, बूढ़ा आदमी अंततः आ पहुंचा। जैसे ही बूढ़े आदमी की आकृति प्रकट हुई, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल ने एक साथ पुकारा, पिताजी। इस बीच दूसरी ओर खड़ा गंदे बदबूदार बालों वाला द हेर्मेफ्रोडाइट आदमी एक भयावह हंसी हंस रहा था। मास्टर अग्रवाल, तुम आखिरकार आ ही गए, वह मुस्कुराया, जिससे उसके चमकते सफेद दांत दिखाई दिए। लेकिन जब मास्टर अग्रवाल आया तो उसने जमीन पर अपने परिवार के सदस्यों की लाशों पर नजर डाली, फिर अपने पीछे परिवार के सदस्यों की आंखों में डर देखा। उसके दिल में एक अजीब सी भावना उठी। अचानक उसके दिमाग में 30 साल से भी पहले मर चुके शवों की तस्वीरें उभर आई। उनके चेहरे बैंगनी काले थे। दानव, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अभी भी जीवित हो, ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अपने सामने द हेर्मेफ्रोडाइट को देखते हुए कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट ने एक भयावह हंसी हंसी। हे, मैं इसलिए नहीं मरा ताकि मैं वापस आ सकूं और तुम्हारे पूरे अग्रवाल परिवार को मेरे साथ नरक में भेज सकूं, द हेर्मेफ्रोडाइट ने विचित्र हंसी के साथ कहा। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने द हेर्मेफ्रोडाइट को देखा और अचानक आह भरी। मुझे सचमुच पछतावा है कि मैंने तुम्हें उस समय अपने हाथों से क्यों नहीं मारा। तुम्हें छोड़कर यह राक्षस, बूढ़े आदमी, अगर तुम और वह मास्टर बंसल उस समय मेरे खिलाफ एकजुट नहीं हुए होते तो मैं तुम दोनों बूढ़ों से कैसे हार सकता था। द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक गुस्से में दहाड़ा। लुआन शान की लड़ाई के बारे में सोचकर यह द हेर्मेफ्रोडाइट घृणा और आक्रोश से भर गया। अब मैंने उस बूढ़े प्रदीप बंसल का सिर काट दिया है, जबकि वह अभी भी जीवित है। हे, देखते हैं इस बार तुम लोग कैसे टीम बनाते हो, उसके सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट ने अजीब सी हंसी के साथ कहा। जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने सुना कि द हेर्मेफ्रोडाइट ने क्या कहा तो वह अफसोस से आह भरने से खुद को नहीं रोक सके। मेरे परिवार के जो सदस्य चले गए थे उन्हें भी तुमने ही मारा था, है ना? बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक पूछा। लेकिन तभी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री डरावनी हंसी हंसने लगी। निश्चित रूप से, मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे पूरे अग्रवाल परिवार को मिटा दूंगा, तुम सब मर जाओगे, द हेर्मेफ्रोडाइट ने क्रूरता से कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट की बात सुनकर बूढ़े मास्टर अग्रवाल की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई। हाय तुम शैतान, ऐसा लगता है कि आज मुझे तुमसे मरते दम तक लड़ना पड़ेगा, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने धीरे से कहा। उन्होंने वर्षों से कोई कदम नहीं उठाया है, लेकिन अब बूढ़ा आदमी अंततः कार्रवाई करने जा रहा है। द हेर्मेफ्रोडाइट ने अपने सामने राघव अग्रवाल को देखा और ठंडी मुस्कान के साथ कहा, बूढ़े आदमी अग्रवाल, क्या आपको लगता है कि आप मेरे जोड़ीदार हो सकते हैं? हे, बूढ़े आदमी ने दृढ़ता से कहा, अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हें इस राक्षस को अपने साथ मरवा दूंगा। वध हेर्मेफ्रोडाइट ने एक अजीब सी मुस्कान दी। ठीक है, तो फिर चले, मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे अपने साथ कैसे मरवाना चाहते हो, द हेर्मेफ्रोडाइट ने भयानक हंसी के साथ कहा। उस समय आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने जब अपने पिता को इस राक्षस से लड़ने के लिए तैयार देखा तो वे दौड़कर वहां पहुंचे। पिताजी, अपने बच्चों को अपने स्थान पर इस राक्षस से लड़ने दीजिए, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने कहा। उनके दिल अपने पिता के लिए बहुत दुखी थे। लेकिन राघव अग्रवाल की अभिव्यक्ति बदल गई और उसने कहा, तुम दोनों पीछे हट जाओ, यह मेरा उसके साथ व्यक्तिगत झगड़ा है, राघव अग्रवाल ने कहा। पिताजी, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने फिर पुकारा, लेकिन राघव अग्रवाल ने दहाड़ते हुए कहा, पीछे हटो। जिस क्षण बूढ़ा आदमी दहाड़ा, चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल लाल आंखें लिए पीछे हट गए।
दानव, आज की लड़ाई में मुझे उम्मीद है कि चाहे कोई भी जिंदा रहे या मरे, हम उस नफरत को मिटा पाएंगे जो हमने पहले पाल रखी थी। बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अचानक धीरे से कहा। द हेर्मेफ्रोडाइट अपनी भयंकर निगाहें बूढ़े मास्टर अग्रवाल पर गड़ाए, हंसा और बोला, बूढ़े आदमी, क्या यह आपका मुझसे भीख मांगने का तरीका है? क्या आप मुझसे अपने अग्रवाल परिवार के बाकी सदस्यों को छोड़ देने की भीख मांग रहे हैं? राघव अग्रवाल ने शांति से कहा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांग रहा हूं। मैं बस यह चाहता हूं कि तुम्हारी गंदी आत्मा कुछ पुण्य कर्म करे ताकि मरने के बाद तुम नरक के 18वें स्तर पर न जाओ। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें बता दूं, मैं अपने जीवन में देवताओं या भूतों से नहीं डरता। मैं केवल अपने हाथों पर खून न लगने से डरता हूं। हे आज मैं निश्चित रूप से आपके अग्रवाल परिवार को मिटा दूंगा और आपके अग्रवाल परिवार को इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दूंगा। जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट अत्यंत क्रूर और डरावनी आवाज में बोला, उसके शरीर ने अचानक एक राक्षस की तरह बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। लगभग 30 वर्षों से दानव गुफा में कैद यह राक्षस अंततः रिहा हो गया है। उसकी घृणा और क्रूरता राक्षसी स्तर तक पहुंच गई थी। अब वह एक क्रूर हत्यारा है, उसे कौन रोक सकता है? अग्रवाल परिवार के अंदर लेकिन कव्या अग्रवाल को अपने पिता के साथ देखा गया। वह इस बात से अनजान थी कि बाहर क्या हो रहा है। समीर अग्रवाल अब पूरी तरह जाग चुका था। कव्या, तुम यहां क्या कर रही हो? समीर अग्रवाल ने अपनी बेटी की ओर देखते हुए पूछा। कव्या अग्रवाल ने कहा, दादाजी ने मुझे आपकी देखभाल करने के लिए कहा है। तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? कव्या अग्रवाल का सवाल सुनकर समीर अग्रवाल बिस्तर से उछल पड़ा और पूछा। कव्या अग्रवाल ने कहा, दादाजी, मेरे दूसरे चाचा और मेरे तीसरे चाचा सभी किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए निकास द्वार की रखवाली कर रहे हैं। कव्या अग्रवाल के ऐसा कहने के बाद समीर अग्रवाल बिस्तर से कूद पड़ा और बोला, मैं मदद करने जाऊंगा। पिताजी, आप अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, आप बाहर कैसे जा सकते हैं? कव्या अग्रवाल ने चिंतित होकर कहा। लेकिन समीर अग्रवाल ने अपने स्वास्थ्य की परवाह न करते हुए तुरंत कहा, मैं यहां लेटे हुए आपके दादा और आपके दूसरे और तीसरे चाचा को खतरे में कैसे खड़ा देख सकता हूं, पिताजी। लेकिन कव्या अग्रवाल बोलना चाहती थी, लेकिन समीर अग्रवाल ने उसे रोक दिया। बात करना बंद करें। अग्रवाल परिवार का मुखिया होने के नाते मैं इस समय यहां कैसे लेट सकता हूं? अगर मुझे रेंगना भी पड़े तो भी मैं मदद के लिए रेंग कर बाहर आऊंगा। यह कहते हुए समीर अग्रवाल अपना कोट पहने बिना ही सीधे बाहर चला गया। अपने जिद्दी पिता को देखकर कव्या अग्रवाल के पास जल्दी से उनके पीछे बाहर जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर हम अंततः पहुंच गए। अरे, बंगलुरु शहर वास्तव में पुणे शहर से बहुत बड़ा है। देखो, ये सभी गगनचुंबी इमारतें पुणे शहर की इमारतों से ऊंची हैं। बंगलुरु शहर के उपनगरीय क्षेत्र के बाहर एक तेज गति से आता वाहन तेजी से शहर की ओर आता हुआ दिखाई दिया। कार के अंदर बैठे लोग निस्संदेह वे भाई थे जो मदद करने आए थे। इस समय विवान और उसके भाई सभी कार में चुपचाप बैठे थे। जगदीश आगे गाड़ी चला रहा था। एक दिन और एक रात के बाद हम अंततः अग्रवाल परिवार के निवास पर पहुंच गए हैं, जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा जब वह बंगलुरु शहर की ओर जा रहा था। अरे आह चाओ, क्या तुम्हें लगता है कि अग्रवाल परिवार हमें देखकर आश्चर्यचकित होगा? जगदीश ने अचानक रोहित और उसके पीछे खड़े आह चाओ की ओर मुड़कर मुस्कुराते हुए पूछा। रोहित ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि वह बहुत आश्चर्यचकित होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल, जगदीश ने सामने से हंसते हुए कहा। शायद आप नहीं जानते होंगे कि उस समय हमारा छोटा बॉस कौन था ना? जगदीश ने अचानक अपना सिर घुमाया और कहा। यश राणा ने दिलचस्पी से पूछा, आपने कैसे अनुसरण किया? यह अग्रवाल परिवार में था। उस समय हम तीनों को अग्रवाल परिवार के मुखिया ने हमारे युवा स्वामी की सहायता करने के लिए आमंत्रित किया था। उस समय से हमने अपने युवा स्वामी को जानना शुरू किया, जगदीश ने मुस्कुराते हुए कहा। जगदीश को यह कहते हुए सुनकर विवान को उन पिछली घटनाओं की याद आ गई और वह हंसने से खुद को रोक नहीं सका। दरअसल विवान ने उस समय अग्रवाल परिवार में शियाओ लोंग, चेन कियाओजी और चोऊ से मुलाकात की थी। विवान के मन में अतीत की यादें उमड़ पड़ी। उस समय विवान को न तो ये द्वेष थे और न ही सैन्य जगत के इतने चक्कर। वह उस समय काफी भोला था, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि अब सब कुछ इतना बदल जाएगा। अंधेरी रात के आकाश को देखते हुए विवान खुद को यह पूछे बिना नहीं रह सका, मुझे आश्चर्य है कि अग्रवाल परिवार अब कैसा है। बॉस, चिंता मत करो, अभी तो सिर्फ एक दिन ही बीता है। मुझे लगता है कि अगर वो राक्षस कितना भी ताकतवर क्यों न हो,
वो इतनी जल्दी कोई कदम नहीं उठाएगा। हम जरूर उसे पकड़ लेंगे, जगदीश ने गाड़ी चलाते हुए कहा। हाँ युवा स्वामी, हम जल्द ही अग्रवाल परिवार के पास पहुंचेंगे। मुझे विश्वास है कि अग्रवाल ठीक होगा, भूत सेवक ने विवान को आश्वस्त किया। वास्तव में विवान बिल्कुल भी चिंतित नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो कहा वह सही था। आखिरकार अभी तो केवल एक दिन और एक रात ही बीती थी। यह इतना तेज कैसे हो सकता है? लेकिन किसने सोचा था कि भयानक राक्षस वास्तव में अग्रवाल परिवार तक पहुंच गया था। पूरे अग्रवाल परिवार में एक खौफनाक जानलेवा माहौल व्याप्त हो गया। इस समय बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने यिन यांग पुरुष के साथ अंतिम युद्ध लड़ने का फैसला किया। बूढ़े गुरु जानते थे कि अग्रवाल परिवार में कोई भी उनके सामने खड़े राक्षस का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उनके पास खुद कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अगर उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया तो उनके सभी रिश्तेदार और परिवार के सदस्य मर जाएंगे। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल मदद के लिए आना चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें रोक दिया। हालांकि मैं चिंतित था, लेकिन मैं केवल खड़ा होकर देख सकता था। बूढ़ी आदमी, आज मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट ने एक भयावह वाक्य कहा। जब उसने ये शब्द कहे तो उसकी आकृति ने अचानक एक राक्षस की गति से ओल्ड मास्टर अग्रवाल पर हमला कर दिया। भयंकर पकड़ पकड़ की चाल, एक तीखी भूतिया चीख के साथ बूढ़े आदमी की ओर दबंगई से प्रहार करती है। यिन यांग लोगों की तकनीकें वध प्रकार की क्रूर और दबंग है। जब राघव अग्रवाल ने यिन यांग पुरुष के भयंकर हमले को अपनी ओर आते देखा तो उसका शरीर कांप उठा और ऊर्जा का एक शक्तिशाली उभार उसके पूरे शरीर में भर गया। उसने अपनी बाईं हथेली को थोड़ा सा घुमाया और फिर उसके दाहिने हाथ में एक जबरदस्त शक्ति जमा हो गई, जिसका इस्तेमाल उसने यिन यांग पुरुष पर हमला करने के लिए किया। दोनों अविश्वसनीय गति से आगे बढ़े। बिजली की गति से वार पलटवार का दौर चला, जो ड्रॉ पर समाप्त हुआ। एक दूसरे पर वार करने के बाद दोनों ने एक दूसरे पर कई हमले किए, लेकिन वे बच निकले। वह द हेर्मेफ्रोडाइट व्यक्ति पूरी तरह से अंधकार में घिरा हुआ था, और यहां तक कि उसकी चाल भी क्रूर और भयावह प्रतीत हो रही थी। विशेष रूप से उसकी खूनी आंखें, जो उसके बिखरे बालों से निकलती हुई शिकारी रोशनी से चमक रही थीं। बूढ़े व्यक्ति का कौशल स्पष्ट रूप से अटूट शक्ति का प्रदर्शन था। उसके पूरे शरीर में एक शक्तिशाली आभा व्याप्त थी। हर हथेली के प्रहार और हर चाल से धार्मिक ऊर्जा का संचार हो रहा था। आसपास के क्षेत्र में रहने वाले अग्रवाल परिवार के सभी सदस्य द्वंद्व युद्ध देख रहे थे। अग्रवाल परिवार के अंगरक्षकों ने उस बूढ़े को पहले कभी सचमुच कोई कदम उठाते नहीं देखा था। अब उसका अद्भुत कौशल देखकर उनकी आंखों में आशा की किरण जगी। यहां तक कि आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल भी राहत की सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके जब उन्होंने अपने पिता के प्रभावशाली मार्शल आर्ट कौशल को देखा। दूसरे भाई, क्या पिताजी उस राक्षस का मुकाबला कर सकेंगे? चंद्रेश अग्रवाल ने एक तरफ खड़े होकर आदित्य अग्रवाल से पूछा। आदित्य अग्रवाल ने उसे घूरते हुए कहा, जरूर, मत भूलो, 20 साल से भी अधिक समय पहले यह शापित शैतान मेरे पिता के हाथों लगभग मर ही गया था। आदित्य अग्रवाल ने खुद को धोखा देते हुए कहा। आदित्य अग्रवाल की बातें सुनकर चंद्रेश अग्रवाल चुप रहा। वे सब जानते थे कि उसने जो कुछ कहा था वह झूठ था। हालांकि बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने 20 साल से भी पहले उस राक्षस द हेर्मेफ्रोडाइट को लगभग मार ही डाला था, लेकिन आपको समझना होगा कि उस समय प्रदीप बंसल की मदद और मार्शल आर्ट जगत के कई महारथियों के भीषण युद्ध के कारण ही वे इस राक्षसी राक्षस को हरा पाए थे। अब इस खूनी राक्षस का सामना करने के लिए केवल बूढ़ा ही बचा था। क्या वह द हेर्मेफ्रोडाइट का मुकाबला कर सकता था? जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल द हेर्मेफ्रोडाइट के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे, समीर अग्रवाल पहले से ही कव्या अग्रवाल और उनके आदमियों के साथ आ चुके थे। पिताजी, समीर अग्रवाल ने दूर से दौड़ते हुए कहा। यहां तक कि कव्या अग्रवाल ने भी अपनी खूबसूरत आंखें झपकाई और ओल्ड मास्टर अग्रवाल को देखा, जो हवा में राक्षस के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। बड़े भाई, आप आ गए। आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने समीर अग्रवाल को आते हुए देखते ही पुकारा। समीर अग्रवाल ने 20 साल पहले के राक्षस को एक नजर में पहचान लिया। वह राक्षस अभी भी भयानक आभा बिखेरता है, हालांकि उसका रूप बदल गया था और भी अधिक भयानक हो गया था, और उसके पूरे शरीर से सड़ी हुई दुर्गंध आ रही थी। वह सचमुच आया है, यह राक्षस सचमुच प्रकट हुआ है, समीर अग्रवाल ने भयभीत होकर कहा। ओ, तुम ऊपर जाकर मदद क्यों नहीं कर सके? इस समय समीर अग्रवाल ने गुस्से में अपने दोनों भाइयों से कहा।
चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल परेशान होकर बोले, भाई, पिताजी हमें मदद करने से मना कर रहे हैं। क्या? समीर अग्रवाल उन दोनों की बातें सुनकर थोड़ा हैरान रह गया। फिर भयंकर युद्ध में उलझे राक्षसों और अपने पिता की ओर देखते हुए उसने अचानक कहा, पिताजी कमजोरों को धमकाना नहीं चाहते क्योंकि वे शिष्टता में विश्वास करते हैं, लेकिन ऐसे राक्षस का सामना करते समय शिष्टता की बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो सब मिलकर इस शापित राक्षस को मार डाले और अपने परिवार का बदला ले। समीर अग्रवाल ने इस समय गुस्से से कहा। वह कैसे चुपचाप खड़ा होकर अपने पिता को उस राक्षस से अकेले लड़ते हुए देख सकता था। आपको यह समझना चाहिए कि राक्षस की भयानक ताकत ऐसी चीज है जिसे राघव अग्रवाल कभी नहीं हरा सकता था। यही वजह है कि ओयुआंग झेंकाई ने यह निर्णय लिया। समीर अग्रवाल के बोलने के बाद उसने मोर्चा संभाला और अचानक द हेर्मैफ्रोडाइट की पीठ पर हमला कर दिया। समीर अग्रवाल के नेतृत्व में आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल ने एक दूसरे को देखा, फिर उछलकर यिनयांग आदमी पर हमला कर दिया। चारों ओर से घिरे द हेर्मैफ्रोडाइट ने जब अपनी तरफ से तेज हवा का झोंका महसूस किया तो उसके होठों पर एक क्रूर व्यंग्य उभर आया। फिर वह आगे की ओर उछला। उसके दाहिने हाथ ने एक छलपूर्ण प्रहार किया जिससे राघव अग्रवाल पीछे हट गया। फिर वह पीछे की ओर उड़ गया और साथ ही समीर अग्रवाल, आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल के हमलों को चकमा देता रहा। हे परिवार आखिरकार फिर से मिल गया। यिनयांग आदमी पीछे हट गया और समीर अग्रवाल, चंद्रेश अग्रवाल और अन्य लोगों को एक भयावह मुस्कान के साथ देखा। जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अपने तीनों बेटों को एक साथ ऊपर आते देखा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सके। समीर, तुम सब पीछे हट जाओ, यह मेरे और उसके बीच का मामला है। लेकिन समीर अग्रवाल कैसे पीछे हट सकता था? उसने अपने सामने खड़ी द हेर्मैफ्रोडाइट स्त्री को घूरते हुए कहा, पिताजी, इस राक्षस ने मेरे परिवार के कितने ही निर्दोष सदस्यों को मार डाला है। वह अत्यंत क्रूर है। आज मुझे इस राक्षस को मारकर अपने परिवार का बदला लेना होगा। इसके अलावा पिताजी, यह शैतान बहुत चालाक है। उसके साथ शिष्टता की बात करने का कोई मतलब नहीं है। केवल उसे मारकर ही हम और अधिक निर्दोष लोगों को दुखद मृत्यु से बचा सकते हैं। समीर अग्रवाल के बोलने के बाद सामने खड़ी राक्षसी द हेर्मैफ्रोडाइट ने अपने चमकते हुए सफेद दांत दिखाए और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, चूंकि तुम्हारा पूरा परिवार जल्दी मरना चाहता है, इसलिए मैं एक एक करके तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। हे दुष्ट, अपना अहंकार बंद करो। दहाड़ते हुए आदित्य अग्रवाल अपने क्रोध को रोक नहीं सका और उसने द हेर्मैफ्रोडाइट पर पीछे से हमला कर दिया। आदित्य अग्रवाल ने पहले हमला किया। उसी समय चंद्रेश अग्रवाल ने बगल से हमला किया। दोनों ने पूरी तरह से समन्वय स्थापित किया। जैसे ही आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल राक्षसी यिनयांग आदमी पर हमला कर रहे थे, ओल्ड मास्टर अग्रवाल केवल धीरे से आह भर सकते थे। बूढ़ा आदमी आखिरकार मार्शल आर्ट की दुनिया का एक अनुभवी था। वह शिष्टता और नैतिक सिद्धांतों को महत्व देता था, लेकिन अब जब उसके दोनों बेटे आगे बढ़ चुके थे तो वह चुप कैसे रह सकता था। वह जानता था कि आदित्य अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल उस क्रूर राक्षस का कोई मुकाबला नहीं कर सकते। असहाय वृद्ध व्यक्ति के पास अनिच्छापूर्वक कार्रवाई करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। इस समय समीर अग्रवाल भी हमले में शामिल हो गया, जिससे यह इस अद्वितीय दानव के खिलाफ अग्रवाल परिवार द्वारा पूर्ण पैमाने पर हमला बन गया। द हेर्मैफ्रोडाइट अग्रवाल परिवार की घेराबंदी से पूरी तरह से अप्रभावित रहा, लेकिन यह स्पष्ट था कि उसकी आंखें तीव्र हत्या के इरादे, रक्त पिपासु इच्छा से जल रही थीं। द हेर्मैफ्रोडाइट पर दोनों तरफ से हमला हुआ। पहले तो उसने पीछे से आदित्य अग्रवाल के हमले से बचने के लिए हवा में घूमकर हमला किया और फिर चंद्रेश अग्रवाल की चालों को चकमा दिया। तभी हवा में अपने हाथों की अचानक गति के साथ एक भयावह और दुर्भावनापूर्ण हथेली बल उसकी हथेलियों से निकला और ओल्ड मास्टर अग्रवाल और समीर अग्रवाल की ओर मारा, जो सामने से हमला कर रहे थे। अपने बाएं हाथ के शक्तिशाली प्रहार से ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने द हेर्मैफ्रोडाइट की भयावह हथेली की शक्ति को रोक दिया। फिर बाघ और ड्रैगन को वश में करना नामक एक चाल चली, जिसने सीधे द हेर्मैफ्रोडाइट की महत्वपूर्ण छाती पर हमला किया। इस अवसर का लाभ उठाते हुए समीर अग्रवाल ने द हेर्मैफ्रोडाइट के निचले शरीर पर घातक लातें बरसाईं। द हेर्मैफ्रोडाइट के केवल 2 हाथ और 2 पैर थे। ऐसे हमले का सामना करते हुए वह केवल एक अजीब सी चीख और दहाड़ ही निकाल सका और फिर पीछे की ओर छलांग लगाकर बच निकला। इन 4 लोगों के संयुक्त हमले का सामना करते हुए
द हेर्मेफ्रोडाइट वास्तव में संघर्ष करता हुआ प्रतीत हुआ। उनके आसपास मौजूद अग्रवाल परिवार के सदस्यों ने जब उस बूढ़े व्यक्ति, उनके कुलपिता चंद्रेश अग्रवाल और आदित्य अग्रवाल को आपस में लड़ते देखा तो वे राहत की सांस ले पाए। वे चारों तरफ से देख रहे थे। उन सभी ने सोचा कि द हेर्मेफ्रोडाइट निश्चित रूप से यह लड़ाई हार जाएगा। यहां तक कि कव्या अग्रवाल को भी थोड़ी राहत महसूस हुई जब उसने अपने परिवार को उस राक्षस के खिलाफ लड़ते देखा। शायद केवल बूढ़े आदमी अग्रवाल और समीर अग्रवाल, जो राक्षस के साथ जमकर लड़ रहे थे, जानते थे कि हालांकि उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी वे इस विचित्र द हेर्मेफ्रोडाइट को हरा नहीं सकते थे। ओल्ड मास्टर अग्रवाल के नेतृत्व में हमलों की एक श्रृंखला के साथ द हेर्मेफ्रोडाइट को बार बार पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसके बावजूद द हेर्मेफ्रोडाइट का चेहरा पूरी तरह से अविचलित रहा। जैसे ही इस भयानक राक्षस को ओल्ड मास्टर अग्रवाल और समीर अग्रवाल के संयुक्त हमले से पीछे हटने पर मजबूर किया गया, वह अचानक गुस्से में आ गया। उसके चारों ओर की बुरी आभा तीव्र हो गई और उसी क्षण द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक दोनों हथेलियों से पीछे की ओर हमला कर दिया। उसका लक्ष्य चंद्रेश अग्रवाल प्रतीत हुआ। जिस क्षण चंद्रेश अग्रवाल को द हेर्मेफ्रोडाइट पुरुष के भयानक रूप से भयावह हथेली के प्रहार का आभास हुआ, वह जल्दी से पीछे हट गया। आदित्य अग्रवाल ने भी खतरे को भांप लिया और चिल्लाया, तीसरे भाई, सावधान रहो। एक गर्जना के साथ आदित्य अग्रवाल ने अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट पर एक तेज मुक्का मारा तथा द हेर्मेफ्रोडाइट के भयानक हमले को रोकने का प्रयास किया। लेकिन जैसे ही आदित्य अग्रवाल ने हमला शुरू किया, बूढ़े व्यक्ति को तुरंत आभास हो गया कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि वह देख सकता था कि चालाक द हेर्मेफ्रोडाइट का लक्ष्य चंद्रेश अग्रवाल नहीं बल्कि दूसरा बेटा आदित्य अग्रवाल था। जल्दी से पीछे हट जाओ, यह एक जाल है, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने दहाड़ते हुए कहा। उसका शरीर एक उग्र अजगर की तरह भयानक द हेर्मेफ्रोडाइट पर झपटा, लेकिन वह द हेर्मेफ्रोडाइट कहाँ था? इस समय एक भयावह हत्या का इरादा उसके होठों पर आ चुका था। बूढ़े आदमी, तुम बहुत देर कर चुके हो। एक अजीब चीख के साथ उसकी भयानक हथेलियां, जो मूल रूप से चंद्रेश अग्रवाल पर हमला कर रही थीं, अचानक दिशा बदल गईं और आदित्य अग्रवाल पर हमला कर दिया, जो बगल से उस पर हमला कर रहा था। यह पता चला कि यह द हेर्मेफ्रोडाइट वास्तव में एक खतरनाक चाल खेल रहा था। आदित्य अग्रवाल ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह राक्षस उसे लुभाने के लिए ऐसे विश्वासघाती तरीके का इस्तेमाल करेगा। वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक हथेलियां पहले से ही उस पर सीधा प्रहार कर रही थीं। यद्यपि उसके पीछे वाला बूढ़ा आदमी तेज था, फिर भी वह बहुत देर से पहुंचा, क्योंकि वह द हेर्मेफ्रोडाइट आदमी बहुत तेज था, भूत जितना तेज। जैसे ही आदित्य अग्रवाल उन दो हथेलियों का सामना कर रहा था, जो अत्यधिक यिन ऊर्जा वाली थी, उसके पास पीछे हटने के लिए कोई जगह नहीं थी और वह केवल अपने दांतों को पीस सकता था और अपनी हथेलियों को ऊपर उठा सकता था ताकि यिन यांग आदमी की भयानक हथेली की शक्ति का सामना कर सके। लेकिन तभी एक जोरदार धमाका हुआ। आदित्य अग्रवाल ने यिन यांग पुरुष की भयंकर और दबंग दुष्ट हस्तकला तकनीक का सीधा प्रहार झेला। लेकिन आदित्य अग्रवाल अपनी ताकत के साथ द हेर्मेफ्रोडाइट द्वारा दशकों से विकसित की गई विशाल दुष्ट हथेली का सामना कैसे कर सकता था? आदित्य अग्रवाल के मुंह से पीड़ा भरी चीख निकल गई। तभी उन्होंने देखा कि आदित्य अग्रवाल का शरीर टूटी हुई डोर वाली पतंग की तरह पीछे की ओर उड़ रहा है। दूसरा भाई, दूसरा भाई। बूढ़े मास्टर अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल आश्चर्य से चिल्ला रहे थे, लेकिन आदित्य अग्रवाल का शरीर हवा में एकदम सही चाप बनाता हुआ जोर से ठंडे फर्श पर गिर पड़ा। दरार के कारण फर्श की कठोर टाइलें भी टूट गईं, जिससे गहरी दरारें पड़ गईं। आदित्य अग्रवाल के मुंह से लाल रंग का खून निकला। एक जोरदार फुसफुसाहट की आवाज आई। दूसरे चाचा। आदित्य अग्रवाल को गंभीर रूप से घायल देखकर कव्या अग्रवाल और अग्रवाल परिवार के अंगरक्षक दौड़े। आदित्य अग्रवाल जमीन पर लेटा हुआ था। उसका शरीर ऐंठ रहा था और कांप रहा था। उसकी रक्तलाल आंखें खुली हुई थीं और उसका मुंह खुला हुआ था। उसे मत छुओ, तुम जो भी करो उसे मत छुओ। इस समय जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने देखा कि कव्या आदित्य अग्रवाल की मदद करने की कोशिश कर रहा है, जो मौत के कगार पर जमीन पर पड़ा था, तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन चिल्लाया। कव्या अग्रवाल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर कुछ भी करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई और केवल डर के मारे वहीं खड़ी होकर जमीन पर पड़े अपने दूसरे चाचा को देख सकी। इस समय ओल्ड मास्टर अग्रवाल पहले ही तेजी से उड़कर आ चुके थे।
समीर अग्रवाल और चंद्रेश अग्रवाल भी दौड़े। इस समय आदित्य अग्रवाल का चेहरा एक अजीब काले रंग में बदल गया और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। छलांग लगाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने चिंतित भाव से आदित्य अग्रवाल की ओर देखा। दुष्ट पाम, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने अवाक होकर कहा। दुष्ट हथेली तकनीक यिन यांग लोगों का एक अनोखा कौशल है। इस हथेली से प्रभावित होने पर उनका पूरा चेहरा तुरंत मौत की तरह काला पड़ जाता है और कुछ ही मिनटों में उनकी सभी मेरिडियन कट जाती हैं, जिससे मृत्यु हो जाती है। 20 साल से भी अधिक समय पहले इस द हेर्मेफ्रोडाइट की भयानक दुष्ट हथेली के नीचे कितने मार्शल आर्ट मास्टर मारे गए थे। अप्रत्याशित रूप से आदित्य अग्रवाल इस बुरी हथेली तकनीक का शिकार हो गया। आदित्य, इसे सहन करो, बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने दहाड़ते हुए कहा। फिर अपने सूखे हाथ का उपयोग करके आदित्य अग्रवाल के बाई हुई और किहाई एक्यूपॉइंट्स पर दबाव डाला। ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने आदित्य अग्रवाल के शरीर पर 2 प्रमुख एक्यूपॉइंट्स दबाए। आदित्य अग्रवाल का ऐंठन वाला शरीर धीरे धीरे शांत हो गया, लेकिन उसका चेहरा काला पड़ गया। वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। पिताजी, दूसरा भाई कैसा है? चंद्रेश अग्रवाल ने चिंता से पूछा। समीर अग्रवाल एक तरफ खड़े होकर चिंता से अपने पिता की ओर देख रहा था। बूढ़े व्यक्ति ने दुखी होकर कहा, आदित्य का जीवन खतरे में है। मुझे आशा है कि वह इस कठिन परीक्षा से उबर जाएगा। दूसरे भाई, बूढ़े आदमी की बातें सुनकर चंद्रेश अग्रवाल की आंखें तुरंत लाल हो गईं। उनके सामने खड़े अंगरक्षक भी दंग रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि ओल्ड मास्टर अग्रवाल और अग्रवाल परिवार के 3 शीर्ष विशेषज्ञ भी उस क्रूर राक्षस से नहीं निपट सकते। तुम शैतान, मैं तुमसे मरते दम तक लड़ूंगा। चंद्रेश अग्रवाल गुस्से से दहाड़ते हुए किसी और चीज की परवाह किए बिना अचानक द हेर्मेफ्रोडाइट पर झपटा। आदित्य अग्रवाल को उसके कारण आधा मार डाला गया था, इसलिए चंद्रेश अग्रवाल अपने दूसरे भाई को मौत के कगार पर देखकर क्रोधित और उत्तेजित क्यों नहीं हो सकता था। इसलिए इस समय चंद्रेश अग्रवाल पूरी तरह से अपना दिमाग खो चुका था। जब बूढ़े व्यक्ति ने चंद्रेश अग्रवाल को अपनी जान की परवाह किए बिना द हेर्मेफ्रोडाइट की ओर दौड़ते देखा तो वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, तीसरे भाई, आप नहीं जा सकते। लेकिन उसकी चीखें बहुत देर से आईं, क्योंकि उसके आदमी पहले ही द हेर्मेफ्रोडाइट के पास पहुंच चुके थे। गुस्से से भरी मुट्ठी उसके सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री की ओर मुड़ी, जिसने उपहासपूर्वक कहा, अज्ञानी मूर्ख, चूंकि तुम मरना चाहते हो इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूं। जिस क्षण उसने ये शब्द कहे वह द हेर्मेफ्रोडाइट अचानक हिंसक रूप से घूमने लगा और उसके चारों ओर का दुष्ट आभामंडल भी तेजी से घूमने लगा। यद्यपि चंद्रेश अग्रवाल ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, लेकिन उसकी मुट्ठियां इतनी शक्तिहीन थीं कि वे द हेर्मेफ्रोडाइट को छू भी नहीं सकी। जैसे ही चंद्रेश अग्रवाल ने अपना तीसरा भयंकर मुक्का मारा, द हेर्मेफ्रोडाइट का भूतिया हाथ अचानक चंद्रेश अग्रवाल की छाती पर आ लगा। एक दरार के साथ चंद्रेश अग्रवाल की बाईं छाती से हड्डियों के टूटने की आवाज आई। फिर चंद्रेश अग्रवाल ने एक चीख निकाली और फिर द हेर्मेफ्रोडाइट ने अचानक चंद्रेश अग्रवाल के शरीर को लात मारकर दूर फेंक दिया। चंद्रेश अग्रवाल के शरीर को द हेर्मेफ्रोडाइट ने लात मारी और वह सीधे आकाश से नीचे गिर गया। अपने बेटे को इस तरह पिटता देख बूढ़े मास्टर अग्रवाल भारी मन से दौड़े और अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया। लेकिन चंद्रेश अग्रवाल, जो उसकी बाहों में था, उसके मुंह पर खून लगा हुआ था। उसका शरीर पूरी तरह से हिलने में असमर्थ था, केवल उसका दिल बढ़ और घट रहा था। तीसरा भाई समीर अग्रवाल दौड़ते हुए पीड़ा में चिल्लाया, लेकिन चंद्रेश अग्रवाल न तो जिंदा था न ही मरा हुआ। उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसकी नाक से सांस नहीं निकल रही थी। वह बूढ़े मास्टर अग्रवाल की बाहों में एक मरे हुए आदमी की तरह पड़ा था। तीसरे भाई, तुम मर नहीं सकते, तुम मर नहीं सकते, समीर अग्रवाल पीड़ा में चिल्लाया। हालांकि चंद्रेश अग्रवाल समीर अग्रवाल की एक भी आवाज नहीं सुन सका। और अब उस बूढ़े आदमी का क्या हुआ? उसकी अभिव्यक्ति मानो जमी हुई थी। वह वहीं खड़ा था, गतिहीन। उस क्षण ऐसा लगा जैसे वह काफी बूढ़ा हो गया हो। पलक झपकते ही उसने अपने दोनों बेटों को वहां गंभीर रूप से घायल देखा। उसे यह भी नहीं पता था कि वे जिंदा हैं या मर गए। उसका दिल कैसे न टूटता। जमीन पर पड़े अपने दोनों बेटों को देखकर बूढ़े मास्टर अग्रवाल की धुंधली आंखों से आंसू बह निकले। वह अंधेरे आकाश की ओर देखता रहा और सोचता रहा कि क्या आज अग्रवाल परिवार सचमुच उस राक्षस द्वारा नष्ट कर दिया जाएगा। बूढ़े आदमी, आप अपने 2 बेटों को अपने सामने इतनी दुखद तरीके से मरते हुए देखते हैं,
क्या आपका दिल नहीं टूटता? हे। बेहद क्रूर द हेर्मेफ्रोडाइट अंधेरे में हंस पड़ा। समीर अग्रवाल की आंखें लाल हो गईं। राक्षस की बातें सुनकर वह दहाड़ा, अरे राक्षस, मैं तुझसे मरते दम तक लड़ूंगा। जैसे ही समीर अग्रवाल आगे बढ़कर लड़ने वाला था, बूढ़े आदमी ने अचानक हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। समीर। बूढ़े व्यक्ति ने समीर अग्रवाल को पकड़ लिया, लेकिन समीर अग्रवाल लाल आंखों से अपने सामने खड़े बूढ़े आदमी को घूर रहा था। पिताजी, वह पीड़ा से चिल्लाया, क्या आप मेरी एक विनती स्वीकार करेंगे? अचानक बूढ़े मास्टर अग्रवाल ने ये शब्द कहे। जब ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने ये शब्द कहे तो समीर अग्रवाल का दिल धड़क उठा और एक बहुत बुरा पूर्वाभास उसके दिल में उमड़ पड़ा। पिता, काव्यात्मक भावनाओं के साथ, और जो लोग अभी भी जीवित हैं वे इस जगह को जल्दी से छोड़ दे। ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने अचानक कहा, क्या छुट्टी? क्या इसका मतलब यह है कि अग्रवाल परिवार सचमुच टिक नहीं सकता? जिस क्षण ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने ये शब्द कहे, न केवल समीर अग्रवाल पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, बल्कि उसके बगल में कव्या अग्रवाल भी अविश्वास में अपने दादा को चौड़ी आंखों से देखने लगी। उसके आसपास के अंगरक्षक भी स्तब्ध रह गए। पिताजी नहीं, भले ही मैं मर जाऊं, मैं परिवार की रक्षा करूंगा, समीर अग्रवाल ने अचानक लाल आंखों से कहा। लेकिन बूढ़े आदमी ने एक कड़वी मुस्कान दी। बस उसे अपने दिल में पता था कि अग्रवाल परिवार आज सचमुच खत्म हो जाएगा और वे अब और नहीं टिक सकते। उसने समीर अग्रवाल से कहा, मूर्ख मत बनो। जब तक मेरे पास कुछ समय के लिए राक्षस को रोकने की ताकत है, तुम्हें जल्दी से कव्या और अन्य जीवित लोगों को लेकर इस जगह से चले जाना चाहिए। याद रखना, मुझसे कभी बदला मत लेना। ये ओल्ड मास्टर अग्रवाल के अंतिम शब्द थे। पिताजी, समीर अग्रवाल ने पुकारा। अचानक बूढ़ी आदमी के सफेद बाल उड़ गए और उसने अपने बेटे को ठंडी निगाहों से देखा। जल्दी करो। जैसे ही बूढ़ा आदमी अग्रवाल परिवार के और सदस्यों को बचाने की कोशिश कर रहा था, भयानक द हेर्मेफ्रोडाइट बोला, बूढ़े आदमी, क्या आप सचमुच भोलेपन से यह विश्वास करते हैं कि आपका परिवार आज इस विपत्ति से बच सकता है? हे, मैं आपको बता दूं, आज रात आपके परिवार का कोई भी सदस्य जीवित नहीं बचेगा और आप में से कोई भी नहीं बच पाएगा। जैसे ही द हेर्मेफ्रोडाइट की डरावनी आवाज गूंजी, उसका आकार अचानक काले धुंध के बादल में बदल गया, जो अविश्वसनीय गति से कव्या अग्रवाल की ओर बढ़ रहा था। जब कव्या अग्रवाल ने काले धुंध के एक बादल को अचानक अपनी ओर आते देखा, तो वह इतनी डर गई कि उसके चेहरे का रंग बदल गया और वह अनजाने में एक कदम पीछे हट गई। हे शैतान, मेरी पोती को चोट मत पहुंचाना। जैसे ही ओल्ड मास्टर अग्रवाल ने दहाड़ लगाई, उनका धूसर वस्त्र अचानक तेज हवा में लिपट गया और उनके सफेद बाल हवा में फुफकारने लगे। फिर उनका शरीर घूमते हुए तीर की तरह द हेर्मेफ्रोडाइट की छायादार आकृति की ओर बढ़ा। यद्यपि द हेर्मेफ्रोडाइट के पास भयानक मार्शल आर्ट कौशल था, फिर भी अंततः उसने ओल्ड मास्टर अग्रवाल के सामने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। मूलतः वह कव्या अग्रवाल पर हमला कर रहा था, लेकिन इसके बजाय उसने अपनी काली ऊर्जा को घुमा दिया और तेजी से बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। अरहत पाम। अचानक बूढ़े आदमी के मुंह से एक भयंकर दहाड़ निकली। तब बूढ़े व्यक्ति ने अपने हाथ आपस में जोड़ लिए और उसकी हथेलियों के बीच में एक सुनहरा चमकता हुआ अरहत प्रकट हुआ। अरहत पाम मास्टर अग्रवाल का एक अद्वितीय कौशल है। उन्होंने पैतृक हॉल में बौद्ध ग्रंथों का जाप करते हुए दशकों के एकांतवास के बाद इस कौशल को विकसित किया। जैसे ही वृद्ध मास्टर अग्रवाल ने अपना अरहत पाम छोड़ा, मानो दुनिया तुरंत बदल गई। उनकी हथेलियों के भीतर एक हल्की सुनहरी रोशनी प्रकट हुई, जिसने पूरे स्थान को रोशन कर दिया। पास में खड़े परिवार के सदस्य चमकदार सुनहरी रोशनी से इतने अंधे हो गए कि वे अपनी आंखें नहीं खोल सके। अरहत पाम वास्तव में शक्तिशाली है। जैसे ही बूढ़े व्यक्ति ने अपना अरहत पाम छोड़ा, उसके सामने खड़ी द हेर्मेफ्रोडाइट स्त्री ने बूढ़े व्यक्ति की प्रबल हथेली शक्ति को महसूस किया और अचानक पीछे हट गई। उसके सामने बूढ़े मास्टर अग्रवाल को खून की प्यासी आंखों से घूर रही थी।